ह्यूमंस की एनर्जी को हार्नेस करने की एबिलिटी ने सेंचुरी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को फ्यूल किया है। जब भी हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज करने का नया सोर्स आता है तो हमारी डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा तेज हो जाती है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए एनर्जी एक्सट्रैक्शन जीने या मरने की सिचुएशन थी, जो कि जिंदा रहने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स खाने तक ही लिमिटेड थी। ये तब तक चलता रहा जब तक हमने आग का इस्तेमाल शुरू नहीं किया। उसके बाद से ही हम स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए हैं। आग का इस्तेमाल हम जंगली जानवरों से बचने के लिए और खाना पकाने के लिए करने लगे। धीरे धीरे हमने एनिमल्स की एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनसे खेतों में काम कराना, उनको ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करना। हमने हवा की एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी के जहाज़ों के थ्रू ओशंस को पार किया। स्टीम एनर्जी का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए। आजकल हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए। एनर्जी जनरेट करने के ये सारे तरीके इतने अलग हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये सब एक कॉमन सोर्स से आते हैं, और वो है सन। जब सनलाइट अर्थ पर आती है तो वो प्लांट्स के थ्रू कंज्यूम हो जाती है। उन प्लांट्स को खाकर या जलाकर हम उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड को चलाने के लिए जो फॉसिल फ्यूल हम यूज करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से ही बना है, जो लाखों करोड़ों साल से जमीन के नीचे दबा है। इनफैक्ट वाटर व्हील्स और शिप सेल्स भी सोलर एनर्जी से ही चलती है। अर्थ पर लिक्विड वाटर सिर्फ सन की हीट की वजह से ही पॉसिबल है। इसकी हीट की वजह से ही पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है और बारिश बनकर गिरता है। झरनों और नदियों से जो मैकेनिकल एनर्जी निकलती है उसे वाटर व्हील्स चलते हैं। विंड एनर्जी भी सन की वजह से ही जनरेट होती है। जब सन डिफरेंट एंगल्स पर अर्थ को हीट करता है और एयर टेम्परेचर को घटाता या बढ़ाता है। अब ये कहना कि सारी एनर्जी सन से आती है, आई डोंट थिंक ये सही है। आइसलैंड की फेवरेट जियोथर्मल एनर्जी अर्थ पर उस टाइम से बननी शुरू हुई थी जब प्लैनेट बन रहा था और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अर्थ की कोर में डीके होना शुरू हो चुके थे। न्यूक्लियर एनर्जी एटम्स को स्प्लिट करके बनती है और टाइडल एनर्जी अर्थ, मून और सन की ग्रेविटी की वजह से बनती है। हालांकि हम सनलाइट की एनर्जी को थोड़ा यूटिलाइज करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे हमारी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। इसका एक बड़ा रीजन पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और एक एस्टिमेट के हिसाब से 2050 तक हम 10 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएं। इसके अलावा हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो भी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जैसे कंप्यूटर्स, फोन्स और कार्स। हम काफी तेजी से ऐसी चीजें बना रहे हैं जिन्हें एनर्जी की काफी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि आज के सुपर कंप्यूटर्स। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर फ्रंटियर को चलाने में 20 से 30 मेगावाट की पावर चाहिए, जो कि 20 से 30 हजार घरों को पावर देने के लिए काफी है। जिस हिसाब से सुपर कंप्यूटर्स की एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से तो शायद एक दिन हर सुपर कंप्यूटर के लिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए होगा। पिछले 200 सालों में हमारी पॉपुलेशन जो है वो 700 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इसके मुकाबले हमारी एनर्जी कंजप्शन 2500 गुना बढ़ चुकी है। एंड एक्चुअली ये ट्रेंड स्लो होता हुआ भी नहीं दिख रहा। इन सब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अर्थ पर जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट नहीं है और धीरे धीरे ये खत्म होती जा रही है। क्या आपने अर्थ ओवरशूट डे का नाम सुना है? ये वो दिन है जब हमारी एनर्जी की डिमांड अर्थ की एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को क्रॉस कर जाएगी। ये 1970s से कैलकुलेट हो रही है और इस बार ये डेट 1 अगस्त को है। इसका मतलब ये है कि अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज से जितनी एनर्जी जनरेट हो सकती है हम उसकी 1.7 टाइम्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ पर जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होगी वो हमारे लिए इनफ नहीं होगी। तब क्या होगा? 1960 में फ्रीमैन डायसन नाम के साइंटिस्ट ने ये सेम क्वेश्चन अपने आप से पूछा और उसके बाद जो आंसर उसने ढूंढा वो काफी ही सिंपल
लेकिन बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। उसने ये कहा कि हम अभी तक सन की एनर्जी सेकेंड हैंड तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल या फिर विंड पावर के रूप में। क्या हो कि अगर हम सन की एनर्जी डायरेक्टली यूज कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी रेगिस्तान में काफी बड़े स्केल पर सोलर पैनल लगाने की बात करूंगी, लेकिन इसमें एक इशू है। एक्चुअली सन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही अर्थ तक आता है। स्टार्स स्फेरिकल शेप में बने होते हैं और उनकी एनर्जी हर डायरेक्शन में इक्वली जाती है। इसका मतलब ये है कि हम चाहे जितने मर्जी सोलर पैनल्स अर्थ पर लगा लें, लेकिन हम उससे कभी भी सन की पूरी एनर्जी हार्नेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन डायसन ने ये रियलाइज किया कि अगर हमें सन की कंप्लीट एनर्जी को हार्नेस करना है तो हमें सन के बिल्कुल पास ही कुछ बनाना होगा। उस टाइम उसने जिस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा था उसे आज डायसन स्फीयर कहते हैं। एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो कि हर तरफ से सन को कवर कर देगा। अब हम इस टाइम साइंस फिक्शन और फ्यूचर ऑफ साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज के करंट एस्टिमेट के हिसाब से हम अगले कुछ हजार साल तक तो एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि डायसन स्फीयर दिखने में थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। अब तक डायसन स्फीयर के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि एक सॉलिड शेल लाइक मेगा स्ट्रक्चर जो सन को कवर करेगा और उसके इंटरनल सरफेस पर सोलर पैनल्स लगे होंगे जो कि सन की 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि साइंटिस्ट के हिसाब से 385 याटा वॉट्स है। शायद याटा वॉट्स आपको ऐसा ही बनाया गया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे समझते हैं कि आज ह्यूमैनिटी जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है ये उसका 22 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी गैलेक्सी में 250 बिलियन स्टार्स हैं और अगर हर स्टार पर एक एडवांस सिविलाइजेशन है जिसकी हमारी जितनी ही एनर्जी कंजप्शन है, तो भी हमारे अकेले सन की एनर्जी हम सब के लिए काफी होगी। इवन अगर हम अपने पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा को भी ऐड कर ले तो उसमें अगर ट्रिलियन सिविलाइजेशन भी हो तब भी अकेले एक सन की एनर्जी उन सब के लिए काफी होगी। सो फ्री एनर्जी, दैट्स ऑसम। अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डायसन स्फीयर जैसा मेगा स्ट्रक्चर बनाना काफी ही ट्रिकी होगा। डायसन स्फीयर का रेडियस अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस जितना होगा, जो कि 93 मिलियन माइल्स है। और जो आइडिया है वो ये है कि सन की सारी लाइट जो स्फीयर के इंटरनल पार्ट पर पड़ेगी, जिससे ह्यूमंस उस स्फीयर के एक्सटर्नल पार्ट पर रह पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचें तो देखेंगे कि ये स्फीयर बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, जो कि ना सिर्फ सन को कवर करेगा बल्कि मर्क्यूरी और वीनस के ऑर्बिट को भी कवर कर देगा। ऐसा मेगा स्ट्रक्चर का सरफेस अर्थ से 550 मिलियन गुना ज्यादा होगा। और अगर हम उस स्फीयर पर इंसानों के रहने का इंतजाम कर पाए तो उस पर 250 क्वाड्रिलियन लोग रह पाएंगे। लेकिन उसके लिए और भी ज्यादा टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो कि यहाँ डिस्कस नहीं हो सकते। ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा होगा कि अगर एक कार 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से नॉन स्टॉप चले तो इसका पूरा चक्कर लगाने में उसे 700 साल लगेंगे। इवन लाइट को भी इसका कंप्लीट चक्कर लगाने में 1 घंटा लगेगा। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा उसके लिए हमें हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको खत्म करना होगा। अर्थ पर भी बेसिकली हम ऐसे ही सब डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये कोई बड़ी बात है। जब वो टाइम आएगा कि हम ये स्फीयर बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे और सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन सब के मटेरियल से भी डायसन स्फीयर सिर्फ 8 से 20 सेंटीमीटर थिक ही बन पाएगा। और जहां तक मटेरियल्स की बात है, अभी तक ह्यूमंस ने ऐसा कोई मटेरियल नहीं ढूंढा है जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ऐसा स्ट्रक्चर बना पाए। और ये भी है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को एस्ट्रॉइड से भी तो खतरा होगा, तो हमें उसका भी इंतजाम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी एनर्जी का क्या करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन जब तक हम एक डायसन स्फीयर बनाने लायक बनेंगे उस टाइम तक हमारी एनर्जी की नीड्स काफी ही ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी
और उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमारे पास लिमिटलेस एनर्जी आ जाए तो हम कई काम कर सकते हैं। उनमें से एक है मैट्रियोश का ब्रेन, जो कि इतना बड़ा कंप्यूटर होगा जो कई डायसन स्फीयर से एनर्जी लेकर कुछ स्पेसिफिक काम ही करेगा। कई लोग कहते हैं कि एक सोलर सिस्टम के साइज का कंप्यूटर जो कि इतनी एनर्जी यूज कर रहा होगा, वो इतना कैपेबल होगा कि हमारे यूनिवर्स के लॉज को भी बेंड कर पाएगा। इसके सबसे फेमस थ्योरी ये है कि एक मैट्रियोश का ब्रेन वर्चुअल वर्ल्ड्स और वर्चुअल यूनिवर्स में ह्यूमंस माइंड का एक परफेक्ट सिमुलेशन बना पाएगा। और अगर हम चाहेंगे तो हम पूरे ह्यूमन रेस को ही डिजिटाइज कर पाएंगे और ह्यूमन स्पीशीज को एक नए तरीके से अमर बना पाएंगे। तो चलिए, ये सब तो काफी ही इंटरेस्टिंग है, पर हम क्यों इन सब चीजों की परवाह कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लाइफ टाइम में तो ये टेक्नोलॉजी बन नहीं पाएगी। एक्चुअली डायसन स्फीयर हमारे लिए काफी ही रेलेवेंट है। हाँ, ये सच है कि हम कुछ हजार साल तक ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे कोई और नहीं बना सकता। एक्चुअली हम अभी तक एलियंस को नहीं ढूंढ पाए हैं, और क्योंकि यूनिवर्स काफी ही बड़ा है, एलियंस को ढूंढने के लिए हम रेडियो वेव्स पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि शायद एलियन टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स ही प्रोड्यूस करती होगी, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन सबसे पावरफुल रेडियो एंटीनाज सिर्फ कुछ लाइट ईयर्स तक ही सिग्नल भेज सकते हैं, जो कि हमारे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सीमा सेंटाउरी तक भी नहीं पहुंच पाती। और वही डायसन स्फीयर काम में आ सकता है, क्योंकि अगर किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने ऑलरेडी डायसन स्फीयर बना लिया है तो हम उसे अपनी या दूसरी गैलेक्सी में ढूंढ पाएंगे। हालांकि हमें डायसन स्फीयर नहीं दिखेगा, बल्कि उससे निकल रहा रेडिएशन दिखेगा, क्योंकि वो स्टार्स से बिल्कुल ही अलग दिखेगा। एक्चुअली फ्रीमैन डायसन भी यही सोच रहे थे। वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे थे, बल्कि एलियंस को किस तरीके से ढूंढा जाए इसका तरीका ढूंढ रहे थे। साइंस डायसन स्फीयर को डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी को काफी ही सीरियसली लेता है, क्योंकि सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने अपने सर्चिंग क्राइटेरिया में डायसन स्फीयर को भी रखा हुआ है, और यूएस में फर्मी लैब अपनी अलग से रिसर्च कर रहे हैं। वो अपनी इंफ्रारेड सैटेलाइट आइरिस से स्टार्स को देख रहे हैं। एक्चुअली 2015 में हमें लगा कि हमने डायसन स्फीयर को ढूंढ लिया है, जिसे टैबी स्टार भी कहते हैं। ये सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में है। एक एस्ट्रोनॉमर ने ये भी पाया कि टैबी स्टार की लाइट एक ही दिन में काफी ही ज्यादा डिम हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस स्टार के साइज को देखते हुए पाया गया कि एक जुपिटर साइज का भी प्लैनेट अगर उसके सामने से निकलेगा तो भी स्टार की लाइट पर सिर्फ 1% का ही डिफरेंस आता है, लेकिन उस स्टार की लाइट 22% तक कम हो गई। क्लियरली जो भी चीज उसे कवर कर रही थी वो काफी ही बड़ी थी। हो सकता है कि वो आधा बना हुआ डायसन स्फीयर हो। साइंटिस्ट इससे काफी एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन अभी तक वो रिसर्च उतनी आगे नहीं बढ़ पाई है। मे भी उस स्टार की लाइट कम होने की वजह स्पेस क्लाउड हो या फिर कुछ और, ये अभी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है कि जिस डायसन स्फीयर की हम बात कर रहे हैं वो एक शेल की तरह हो ही ना, बल्कि कई इंडिविजुअल सैटेलाइट से बना हो, जिसे डायसन स्वॉर्म भी कहते हैं। ये स्टार की पूरी एनर्जी को हार्नेस नहीं कर पाएगा, लेकिन एक पूरा शेल बनाने से ज्यादा प्रैक्टिकल आइडिया है। इसके लिए कम रिसोर्सेज चाहिए होंगे और इन्हें एस्ट्रॉयड से भी बचाया जा सकता है। ये स्वॉर्म शेल के मुकाबले कई ज्यादा आसानी से बनाया जा सकता है। मे भी इसे बनाने में हजारों साल लगे, लेकिन ये धीरे धीरे बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस तरीके के स्फीयर को आज की टेक्नोलॉजी से ढूंढना काफी ही मुश्किल होगा। वेल, टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशन है जो ऑलरेडी डायसन स्फीयर बना चुकी है तो वो ऑब्वियसली हमारे से ज्यादा एडवांस है, और ऐसी सिविलाइजेशन के सामने जाने से बेहतर ये है कि हम उनसे अलग ही रहें, क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे एक छोटी मछली ओशन में शार्क से टकरा जाए।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली उनसे मिलना हमारे फेवर में नहीं जा पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।